हेलो फ्रेंड्स, तो हम चर्चा करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज जो कि जनरल स्टडीज में और डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वी कैन कनेक्ट। आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग इन ए सिस्टमेटिक एंड ए स्ट्रेटेजिक मैनर। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि यदि आप पिछली सीरीज में जाके आप बैक में देखेंगे तो हर सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूसरे सीरीज से कनेक्टेड दिखाई देंगे। दैट मीन्स वी आर नॉट रिपीटिंग एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वी आर नॉट रिपीटिंग एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। सेकेंडली, हमारी अप्रोच आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए है, ताकि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स और साथ साथ में आपके पीटी के स्पेसिफिकली जो कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड और आते हैं वो निकाले जा सके। और दूसरी बात, सी सैट और कंपलसरी पेपर में भी जो इंग्लिश और हिंदी होती है, वी आर ट्राइंग टू फोकस एंड डेवलप दैट ऑल्सो। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वी आर इक्वली फोकसिंग ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग अप important areas, how to write and what to understand from a very एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। जैसे यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें या यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो गया, सर्विस, सेफ्टी, गुड गवर्नेंस, ये तीन बातें उन्होंने बोली। ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं, यू कैन यूज इट फॉर एनी ऑफ द स्टेट्स। एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, उसके बाद इंडस्ट्रियल लोन्स दे हैव बीन गिवन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सरोवर्स और यू कैन से लेक्स, then business, power for all scheme, then बुंदेलखंड is also having defense corridor, आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। then uh, one district one product, very important, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, आगरा, अंबेडकर नगर। तो आपको अगर इन इन डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट का नाम भी पता हो तो कोई बुराई नहीं है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इट कैन हेल्प यू इन एसए ऑल्सो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सो ऑन। तो ये एक डेवलपमेंट है जो आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर राइटिंग, और कटिंग एज भी बनेंगे आप। सब जो लिख रहे हैं अगर आप वही लिखने वाले हैं तो फिर नंबर भी जो सबके आते हैं वही आएंगे और सबका सिलेक्शन नहीं होता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सबसे पहली बात क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अब एक महारत्न है। पावर फाउंडेशन का गोल क्या है? गोल है उसका फाइनेंस करना, फाइनेंस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, यानी कि नेट जीरो यानी ग्रीन इकोनॉमी तक लेके जाने में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट महारत्ना इन फाइनेंशियल स्पेस। महारत्ना स्टेटस उसको ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देगा, डाइवर्सिफाई करने का मौका देगा और अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका भी देगा। तो पीटी में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके डोमेन, रिफॉर्म्स में उसका क्या रोल है, ये बिल्कुल आ सकता है। जैसे रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस, ये इंपॉर्टेंट रोल आपको ध्यान देना पड़ेगा। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, उनका बर्थ एनिवर्सरी और हमारा शत शत नमन, और उनके विचारों और आइडियाज को हम आगे बढ़ा सकें। अब हम बात करते हैं दैट अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आपको सीरीज के हिसाब से आपको वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार भी देखना पड़े, उसमें कोई कष्ट नहीं है। आपको अपना लेवल फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज माय लेवल प्रेजेंटली, और उसके हिसाब से आपको अपने की नोट्स बनाने चाहिए। And definitely we run different kind of courses, different kind of programs. So for that, do subscribe and join our channel. And also you can always get back and join us after inquiring your what is the requirement and so on. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने फर्स्ट एवर सीएसआईआर लीडरशिप मीट को उन्होंने चेयर किया। और उन्होंने क्या कैंपेन लॉन्च किया? 1 वीक 1 लैब कैंपेन। यानी पूरे इंडिया में अगर 37 लैब्स हैं तो एक वीक एक लैब कैंपेन उन्होंने शोकेस मतलब इनोवेट करने की बात की, ताकि उस लैब के इंपॉर्टेंट इनोवेशंस और ब्रेक थ्रू जो भी हैं, जैसे ड्रोन्स हैं या हेली बॉन्ड टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज क्लीनिंग मशीन है, ये सब के सब देखी जा सके, ये उन्होंने कोशिश करने की बात की। ऑल 37 लैब्स इन द कंट्री, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग। सेकेंडली, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है कि भाई अगर आप सरकारी अधिकारी हैं
और आपको अगर प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि भाई सबको अपने विचार प्रकट करने चाहिए, कोई ग्रीवेंसेस तो आप बताइए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप जो है, जो बीच के प्रोटोकॉल्स हैं, बीच का जो हायरार्की, उसको ब्रेक करके सीधा वहां लेटर पहुंचा देंगे, या आप जो है सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो यानी बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस पीएमओ को दे देते हैं, और इवन मिनिस्टर्स कंसर्न को भी दे सकते हैं, और पीएम को भी दे देते हैं। लेकिन बाईपास किसको कर दिया उन्होंने? ब्यूरोक्रेटिक चेन ऑफ रिपोर्टिंग। कितना इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेटिक चेन ऑफ रिपोर्टिंग। एमपी के थ्रू भी दे देते हैं, सर्विस यूनियन भी दे देते हैं, इमीडिएट अथॉरिटीज को बाईपास कर देते हैं। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट देयर इज एन एस्टैब्लिश चैनल फॉर कम्युनिकेशन टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन, तो उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिप्शन होगा, कोई भी इसमें डिग्रेशन होगा, कोई भी इसमें अगर अनियमितता पाई गई, तो उसमें सर्विस रूल्स के हिसाब से आपको उसके अंदर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक एथिक्स का पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में हम प्रमोशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो इस बार हुई बम्पर क्रॉप एप्पल ग्रोवर्स की। कश्मीर और हिमाचल में भारत में दबा के एप्पल हुआ, लेकिन वो एप्पल अगर वैली से बाहर निकलकर जब तक जनता के पास नहीं पहुंचेगा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरे भारत में जो होना चाहिए, तब तक उस एप्पल का फायदा क्या? आपके सामने मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर्स वो जो है प्रोटेस्ट स्टेज कर रहे हैं होलसेल मार्केट पारिमपुरा में, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारे एप्पल्स बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो पेटी 1200-1300 साल की जानी चाहिए थी, 1200-1300 रुपए की जो पिछले साल जा रही थी, वो पेटी इस साल 600-700 रुपए में जा रही है। आपके हिसाब से वैली में कितने हजार करोड़ का कारोबार होगा? 10,000 करोड़ का कारोबार है एप्पल इंडस्ट्री का, 10,000 करोड़। 1.8 मिलियन मैट्रिक टन एप्पल जो है वो सालाना आता है, और भारत के 75% टोटल प्रोडक्शन का कश्मीर पार्ट है। और क्रॉप तो इस साल और भी अच्छी हुई है, तो 2 मिलियन, यानी आप कह लीजिए 1.8 मिलियन की जगह इस बार तो 2 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में आप पढ़ते ही हो, डिमांड एंड सप्लाई का खेल हो गया, तो डिमांड कम हो गई, डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए फ्रूट सड़ रहा है। अब नेशनल हाईवे 24 जिसके थ्रू उसको आना है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 2,500 से 3,000 ट्रक पर डे। एप्पल ग्रोवर चाहते हैं 4-4,500 ट्रक भी पर डे चले जाएं, तो हमारा भला हो। लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट का कहना है भाई सामान आ भी तो रहा है, वैली में जो है पेट्रोल आना है, या वैली में जो है डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वैली में जो है बाकी खाद्य सामान जो आ रहा है, बाकी कंजम्पशन आ रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते, आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में होते, आप अगर आईपीएस होते, आप अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट का पार्ट होते, तो आप क्या करते? इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? गुहार तो लगा रहे हैं कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर्स एलजी साहब के साथ, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए। एंड माइंड इट, वहां पर आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर भी है, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, सब हैं, डायरेक्शंस भी इशू किए हुए हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम तो है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ केस स्टडी। एंड प्लीज टेल मी, आपके हिसाब से इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर। कहा यह जाता है कि ईरान ईरान का जो एप्पल है वो इलीगल इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है और सस्ता आ रहा है, क्योंकि ईरानियन एप्पल को अफगानिस्तान में लाकर उसको अफगानिस्तानी एप्पल बना दिया जाता है, और अफगानिस्तान और इंडिया का साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट कोई उस पर ड्यूटी नहीं लग सकती। इसीलिए उससे भी लोकल ग्रोवर्स का कहना है कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन यहाँ पे तो
एप्पल ही एप्पल है। सिमिलरली हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाते हैं जिससे हमें समझ में आए। अब यदि मैं आपसे एथिक्स के स्टेटमेंट की बात करूं तो एथिक्स का क्या एक कोट है, अ फुलिश बॉय कैन स्टैम्प ऑन अ बीटल, यानी एक मूर्ख बच्चा दौड़ता हुआ छोटी सी तितली को, छोटे से कीड़े को, छोटे से प्यारे से किसी इंसेक्ट को पैर रख के मार देगा। लेकिन सारी की सारी दुनिया के प्रोफेसर मिलकर भी एक बीटल नहीं बना सकते, एक तितली नहीं बना सकते। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे इंसान भी अगर लग जाए तो हम एक तितली भी नहीं बना सकते हैं। हम तितली छोड़ दीजिए, चींटी मारने के बाद हम एक चींटी नहीं बना सकते। आई एम नॉट गोइंग इनटू साइंटिफिक थिंग्स बट एथिकली यही कहना चाह रहे हैं। सो ऐसे कोट्स हमें आने चाहिए जो कि हम ऐसे में या हम रेलेवेंट पोर्शन इनटू एथिक्स में हम उन्हें लिख सकें। अब मैं आपसे बात करता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, पेपर 2 का पार्ट है, एंड देन आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। सिंपल सी बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप उसको अपनी भाषा में लिख सकें। यूरोपियन यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? नहीं है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है? नहीं है। यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन है। यूएस जो है यूरोपियन यूनियन को न्यूक्लियर वेपन सपोर्ट दे रहा है, दे रहा है। रशिया धमकी दे रहा है, दे रहा है। रशिया ये कह रहा है कि मेरी कोई फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, अगर मुझे थ्रेट हुआ तो मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, करेगा। क्या जो पोर्शन इंक्लूडिंग क्रीमिया यूक्रेन से उसने एनेक्स किया है वहां रेफरेंडम हो रहा है? हो रहा है। रेफरेंडम करके उसको रशिया में इंटीग्रेट करने की बात है, बात है। उसको अगर यूक्रेन अटैक करेगा उस एरिया को तो रशिया का कहना है कि वो मेरी टेरिटरी है, और अगर मेरी टेरिटरी के ऊपर आपने ऐसे अटैक किया तो मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। यानी कि बात खतरनाक भी हो सकती है। रशिया ने जो चाहा था वॉर से वो तो हुआ नहीं। सो इट इज ए पॉसिबल रियलिटी। रशिया का कहना है कि अगर जो एरिया हमारे पास है या कुछ भी है, अगर हमें अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को बचाने के लिए अगर हमें न्यूक्लियर वेपन यूज भी करना पड़ा तो हम करेंगे। यानी कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भाई हमारे ऊपर तो खतरा है। नेटो का कहना है, यूएस का कहना है कि अगर एक भी ऐसी कुछ हरकत हुई या कुछ भी बात हुई तो उसका बहुत ही खतरनाक परिणाम होगा। पर रशिया के पास कोई इलाज नहीं है। फ्रांस के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, फ्रांस का कहना है कि मैं उनको यूरोपियन यूनियन के न्यूक्लियर वेपन मानता हूं, इसीलिए मैं उनकी मदद करने को, मतलब उनके साथ जुड़ के तैयार हूं। तो इट इज ए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यानी जर्मनी उसको फाइनेंस कर देगा और फ्रांस का जो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल है वो एक्सपैंड हो जाएगा। यानी यूरो बम बन गया वो, नाटो की न्यूक्लियर फोर्सेस आ गई। सो दिस इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन डेवलपमेंट। न्यूक्लियर पावर पर डिबेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, न्यूक्लियर वेपन्स पर भी डिबेट हो रहा है। दैट इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डिस्कस। In geography and environment, we have already discussed in our previous interactions about La Nina, El Nino and Enso. लेकिन यहाँ हम 2 सेकंड बात करेंगे कि डिलेड विड्रॉल जो मानसून का हुआ है ला नीना के कारण, उसके कारण खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है। क्योंकि खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है, इसीलिए जो है इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि दिक्कतें बढ़ी हैं, दिक्कतें बढ़ी हैं हमारी। खरीफ की फसल का नुकसान होने के कारण हम कह सकते हैं कि हमें जो चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो अगर ला नीना जो पिछले पीरियोडिक एपिसोड से जैसे 3 बार अब बढ़ चुका है, अगर ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो देन ऑल्सो इट इज मेकिंग ए डिफरेंस। इट इज मेकिंग ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज
अगर मॉनसून में लेट विड्रॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है उसका खरीफ की फसल पे, जैसा मैंने कहा, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली। और वैसे भी मानसून इज देयर, बट मानसून मस्ट बी जुडिशियसली स्प्रेडिंग इटसेल्फ रादर देन कि बारिश खूब हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन जब तक बराबर नहीं होगा तब तक डेफिशिएंसी रहेगी रहेगी, जैसे गंजेटिक प्लेन में रही इस बार। लेकिन राजस्थान, गुजरात, नॉट सो लॉन्ग बैक हमें याद होगा, वहां सब जगह पानी भर गया, डूब गया सब कुछ। वेस्टर्न, सेंट्रल और साउथ इंडिया में भी क्रॉप जो है डूब गई। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस चीज का इंपैक्ट किस एंगल से कब होगा, रादर देन थिंकिंग दैट कैसे होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस हम क्या कर सकते हैं? मैं दो कीवर्ड बोलूंगा यहां पर। क्लाइमेट स्मार्ट प्लांट ब्रीडिंग, ये मेंस में लिखा जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट प्लांट ब्रीडिंग, ये मेंस में आपने टर्म लिखी। और एग्रो मीटियोलॉजिकल फोरकास्टिंग, ये भी एक वर्ड मैंने लिख दिया। और तीसरा मैंने क्या कीवर्ड लिख दिया? एग्रो मीटियोलॉजिकल फोरकास्टिंग। और साथ में मैंने लिख दिया डिजिटल इनेबल्ड फार्म एक्सटेंशन। बोलने में बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन पीटी में क्या होगा? इन्हीं शब्दों से चार स्टेटमेंट्स आएंगे। डिजिटल इनेबल्ड फार्म एक्सटेंशन, इसका मतलब ये हुआ स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हो आप, इसका मतलब हुआ कि आपके सबमर्सिबल पंप का ऐप जो है आपके फोन में टच हो गया। 2 दिन पहले ही मैंने एप्पल का बताया था कि एप्पल का क्लाइमेट, एक एप्पल के लिए ऐप बनाया गया है ताकि फोरकास्टिंग और उसकी क्लाइमेट के हिसाब से, ये सारा का सारा है डिजिटल इनेबल्ड फार्म एक्सटेंशन। एग्रो मीटियोलॉजिकल फोरकास्टिंग, वही कहाँ बादल गरजेगा और कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी। क्लाइमेट स्मार्ट प्लांट ब्रीडिंग, उसका अर्थ भी यही हुआ कि जैसा मौसम उसी के हिसाब से फल और सब्जी होनी चाहिए। यहाँ एक कोट है इंटरनेशनल रिलेशंस का कि चाइना इंडिया रिलेशंस अचीव हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट्स while ओवरकमिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। जो भी आंतरिक और बाहरी जो मुद्दे हैं, जो भी गड़बड़ है, उन सबको हटाकर चाइना और इंडिया को हेल्दी और स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहिए। चाइना का एटीट्यूड तो क्लियर और फर्म है, लेकिन इंडिया जो है वो हैवी कॉस्ट पे कर चुका है पास्ट में और अभी भी कर रहा है डोमेस्टिक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को एक्सप्लॉयट करने में। ठीक है जी, डोमेस्टिक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है ग्लोबल टाइम्स, चाइना का न्यूज़पेपर, जो प्रो चाइनीज ऑब्वियसली है, चाइना का माउथ पीस है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो। तो ये बात आपको, ये भाषा आपको, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। डोमेस्टिक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम बात बात पे कहते हैं चाइना के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, और वैसे आपकी पूरी डिपेंडेंस चाइना पे ही है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या कहते हो, क्या करते हो, क्या जो कहते हो वही होता है, ये जो कर रहे हो वो होता है, ऐसा करके आपको सोचना पड़ेगा। मतलब इट इज नॉट अबाउट जस्ट, इट इज अ वेरी सिंसियर थिंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जब हम बात करते हैं केस की, then in terms of general studies paper 2, and also in terms of public administration, and also in terms of political science and international relations, and also in terms of anthropology and sociology, सभी जगह ये कहीं ना कहीं आ जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर एथिक्स में भी आएगा कि कौन सा केस ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट में लेके जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई जुडिशियल प्रोसीजर बना हुआ था और जुडिशियल प्रोसीजर को आपने फॉलो किया, लेकिन उसको आपने कैजुअली फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है बच्चन सिंह केस था। बच्चन सिंह केस के हिसाब से जो है मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस और क्या क्या कारण रहे, उससे उन्होंने निकाला और रेयरेस्ट ऑफ रेयर की उसको उपाधि दे दी। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर की उपाधि यदि आप समय के साथ, खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और खासकर जो मतलब लोअर जुडिशरी है, वो अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मिस यूज करेगी तो फिर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि भाई चाहे वो संतोष कुमार बरियार केस हो, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ का केस हो, चन्नूलाल वर्मा का केस, उसमें भी उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली दोबारा देखा जाना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर डेथ पेनल्टी होती क्या है। ऐसे ही लीथल लॉटरी केस है। ऐसे ही 39A डॉक्ट्रिनल स्टडी, ये केस है, ये प्रोजेक्ट है। 39A इज ए प्रोजेक्ट 39A। जब इसमें भी स्टडी हुई तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को सोचना ही पड़ा भाई, बचन सिंह केस जो है वो माना, बिल्कुल सही बात थी, लेकिन उसके हिसाब से हम आगे नहीं चल सकते। इसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट किस केस में कहाँ प्रैक्टिकल गाइडलाइन के थ्रू जानी चाहिए। क्योंकि देखा ये गया, गरीब आदमी, मोहताज आदमी, इलिटरेट, पिछड़ा, दबा कुचला, वही मैक्सिमम
अपने लिए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं बचा पाया। सो दैट इज वाई डेथ बाय ट्रायल कोर्ट, अगर आप कहें सेंटेंस टू डेथ बाय ट्रायल कोर्ट्स, उन पे अभी और स्ट्रीमलाइनिंग के लिए बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई है। आपका काम इतना है कि आपको देखना है कि क्या संविधान में कोई आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 या कोई और आर्टिकल्स भी मैं इससे जोड़ सकता हूं, तो कैसे। इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3 ऑलरेडी मैंने बात की थी इंडिया जापान रिलेशंस की, क्योंकि हेबे साहब का जो कहना चाहिए मुझे क्रिमेशन है, या एबे साहब की जो लेगेसी है उसको समझने की अगर हम बात करें, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बहुत कुछ किया, तो इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट चाहिए जापान का। इंडिया वांट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, जैसे आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है। जापान के अंदर ह्यूज रिसोर्सेज हैं, किस चीज के, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के, उनका उनको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, और इसीलिए वो इतना सारा ट्रिलियंस में जो उन्होंने फंडिंग की हुई है, इंडिया में लगाया हुआ है पिछले 10 सालों में। तो और इवन अभी भी आगे भी जापानीज गवर्नमेंट का प्लान है कि वो उसी को और आगे बढ़ाएगी, चाहे वो चेन्नई मेट्रो हो। सिर्फ मेट्रो और मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर चाइना, आई मीन से जापान को और आगे लाना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स में भी लाना पड़ेगा। आप मेंस में लिख सकते हो कहीं ना कहीं, अगर आपको ये पॉइंट नोट करना है कि जापान जो है भारत का 5th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है, और एफडीआई जापान से बहुत ज्यादा है, लेकिन जापान का जितना एफडीआई चाइना में है उससे तो बहुत कम है, और चाइना में ये मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता है। इसीलिए कहना ये चाहिए कि जापानीज कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन है वो अभी उन्होंने किया नहीं है। सिमिलरली इज द केस विद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। इंडिया में इन सेक्टर्स में अगर हो जाए तो बात ही अलग है। इंडिया ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खोल दिया है। इंडिया जो है अभी इंडिया जापान कोऑपरेशन ऑन डिजिटल पार्टनरशिप होने जा रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने जा रहा है। तो इसलिए बहुत क्रूशियल है मिलिट्री स्पेस के साथ साथ कि इंडिया जापान रिलेशन बहुत ही प्रगाढ़ हो, और बढ़ सकते हैं वो। इंडिया ने सीईपीए साइन किया था जापान से 2011 में, लेकिन वो बढ़ना चाहिए था। ट्रेड बैलेंस अभी भी जापान के फेवर में ही है। इंडिया बहुत अच्छा मार्केट तो देता है, स्टेबल वर्कफोर्स भी देता है जापानीज फर्म्स को, लेकिन जो चाइना की ग्लोबल वैल्यू चेन में जो है पोजीशन, वो इंडिया की फिलहाल नहीं है। तो इंडिया को अल्टरनेटिव बनना है, रिस्क को डाइवर्सिफाई कराना है, लो कॉस्ट लेबर का फायदा उठवाना है, और यही लेगेसी को हमें आगे बढ़ाना है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने बात की थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, दैट इफ एंड व्हेन रशिया इज annexing all those areas into itself, देन कजाकिस्तान ने बोला कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स को। एटलस खोलो और उसके ईस्टर्न रीजन्स को देखो कौन कौन से हैं वो, और आएंगे वो नहीं, आएंगे तो उसके आसपास आप देखो सेंट्रल एशिया में कौन सा बाल्टिक सी, कौन सा ब्लैक सी, कैस्पियन सी, सारी चीजों को देख डालो। यस्टरडे ओनली वी हैव डन इन डिटेल्स, हमने कहा था डार्ट, तो डार्ट जो है वो मिशन है इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कि कोई अगर एस्ट्रॉयड आ रहा है तो उसको दूसरे ऑर्बिट में कैसे धक्का मारें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Giorgia Meloni is going to be the head of Italy's government, it is believed। पर पॉइंट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि राइट विंगर, तो राइट विंग क्या हुआ, नियो फासिस्ट आइडिया। नियो फासिस्ट आइडिया कौन से हुए, मुसोलिनी और हिटलर के आइडियाज हुए। फर्स्ट वुमेन प्रीमियर बनने जा रही है ऐसा कहा जा रहा है। फार राइट है, फार राइट क्या हुआ, फार राइट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई इमिग्रेशन नहीं होने देंगे, भाई अपने कल्चर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठने देंगे, भाई हमारी मिलिट्री सुप्रीम होनी चाहिए, भाई हमारा कल्चर सुप्रीम होना चाहिए, भाई मेजोरिटी जो है उसकी वॉइस सुनी जाएगी। हर जगह आयरन हैंड की बात करता है राइट विंग। पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे आइडियाज को जन्म दे सकता है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर सकता है। तो देखते हैं, क्योंकि इटली इज ऑल्सो मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, और बहुत सारी फंडिंग यूरोपियन यूनियन से ही ली जा रही है, खासकर पोस्ट कोविड टाइम में। तो देखेगा कि क्या बिहेव होगा, कैसे होगा। सेनेगल, चेक करिए सेनेगल कि सेनेगल आखिर है कहाँ। प्लीज डू चेक आउट अफ्रीकन मैप के ऊपर कि सेनेगल क्या है और उसकी कैपिटल क्या है। आपको मैं काम दे रहा हूं कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखिए, और मुझे भी बताइएगा कि फ्री टाउन कहाँ है, और फ्री टाउन वो नाम क्यों पड़ा।
कुर्मी, कुर्मी समाज। तो कुर्मी समाज के बारे में सिर्फ हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और जीएस के पेपर 1 के एंगल से बोल देते हैं कि कुर्मी जो है वो लैंड ओनिंग फार्मिंग कम्युनिटी है कुर्मी। और यादवों के तरह नहीं है, वो उनके अलग अलग सरनेम है, पटेल, वर्मा, साचन, गंगवार, ये सारे कुर्मी में आते हैं। कटियार, बैसवार, जयसवार, महतो, प्रसाद, सिन्हा, सिंह, प्रधान, बघेल, चौधरी। तो कुर्मी जो है वो सरनेम यूज, बहुत सारे सरनेम यूज करते हैं। तो कुर्मी जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे जो हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उनका ओबीसी स्टेटस में होता है। तो गुजरात जैसे में पटेल हैं, वो भी कुर्मी हुए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में और बिहार में और यूपी में, दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, बिकॉज दे आर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड से, कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक। सो ये एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एंगल से हमने चर्चा की। डायलेक्ट्स, यानी डायलेक्ट्स का मतलब है वो बोली जिनकी अपनी ग्रामर नहीं है। भाषा की ग्रामर होती है, बोली की ग्रामर नहीं। तो सूरजपुरी, तो सुरजापुरी, आई एम सो सॉरी, सुरजापुरी, किशनगंज और सीमांचल यानी नॉर्थ ईस्ट बिहार में। एटलस खोलिएगा और देखिएगा सीमांचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अरेरा। मैप में दिखाया भी हुआ है, लेकिन आप भी देखिएगा। और उसके बाद जो है डायलेक्ट मिक्स होता है, इसमें बांग्ला, उर्दू और हिंदी भी मिला के बोली जाती है, सुरजापुरी। सो पॉइंट ये है कि सुरजापुरी मुस्लिम्स हैं, दे ऑल्सो स्पीक दिस लैंग्वेज। तो डायलेक्ट की बात हो रही है। जैसे बज्जिका, अब बज्जिका बिहार का एक डायलेक्ट है जिसमें भोजपुरी, मैथिली, ये कहाँ बोली जाती है, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में। बज्जिका इतनी नहीं है जितनी भोजपुरी और मैथिली है, वो नाम आपने सुना होगा। तो यानी कि हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, अंगिका, मैगही, बांग्ला और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इनका एक अलग वो बना हुआ है, जो बिहार, मतलब आप कहने जैसे कि एकेडमीज बनी होती हैं, लेकिन अब इनकी भी एकेडमी अलग से बनाए जाने की बात हो रही है ताकि उनको भी प्रमोट किया जा सके। पॉलिटिकल रीजन समझिए, कल्चरल रीजन समझिए, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड विच लैंग्वेजेस आर देयर इन शेड्यूल 8 और उनका क्या वो है। दाऊदी बोरा कम्युनिटी की हम चर्चा कर चुके हैं पहले एक बार, लेकिन सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि दाऊदी बोरा कम्युनिटी को ये रूल मिला हुआ है कि उनके जो हेड हैं, उनके जो सरगना है, उनके जो सरदार हैं, उनके जो प्रीस्ट हैं, उनके जो सबसे बड़े वरिष्ठ जो सज्जन होंगे, उनको अधिकार है, यदि आप उनके समाज के पार्ट हैं, यदि आप बहुत कुछ गलत करते हैं, सामाजिक तौर पर गलत करते हैं, तो समाज को अधिकार है कि उस व्यक्ति को, उस सज्जन को, उस पर्सन को वो समाज बाहर कर सकते हैं। उनको उनकी मस्जिदों में, उनके उनके समाज में रिलीजियस राइट्स नहीं मिलेंगे। तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 एक आया, उसने इस बात को रोक दिया। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया हम इनकी एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर हम डंडा नहीं कर सकते, क्योंकि दाऊदी बोहरा अगर ऐसा करते हैं तो वो डिसिप्लिन और जो है बातों को सही करने के लिए करते हैं, पनिशमेंट के लिए नहीं करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से बात रखी गई कि भाई ऐसा वाकई जरूरी भी है कि नहीं है, या इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा है। पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नाम ही बता रहा है आपका, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। 11 बैंक 2017 और 18 में, 2017-18 में 11 बैंक रखे गए थे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है प्रॉम्प्टली आप कोई चीज ठीक करने पे चले, यानी कि कोई भी बैंक अपना कैपिटल या उसकी एसेट क्वालिटी यानी जो उसके एसेट्स हैं वो कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर एक लिमिट से नीचे ब्रीच होती है, तो वो इन चीजों को ट्रैक करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू हो जाता है। और कैसे करते हो आप? CRAR, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, यानी क्या आपकी कैपिटल है और रिस्क के मुकाबले क्या रेशियो है उसका। एक जनरल भाषा में मैं कहूं, आप इसके लिए मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, economics video, please do visit and you will find number of terms. Similarly, common equity tier CET1 ratio and net NPA ratio and return on asset. तो ये क्या बताया? ये बताया कि भाई आप आखिर पीसीए निकालते कैसे हो। तो ये पीटी के लिए आ सकता है, पहले पीटीए में ऑलरेडी आ चुका है। सीआरएआर तो पूछते ही रहते हैं, लेकिन अब वो पूछ लेंगे कि पीसीए के अंदर ये पार्ट होंगे कि नहीं होंगे। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक। ये है मेरे सामने पिक्चर दो ग्रेट जेंटलमैन की। एक है आपके
आपको अगर मैं गेस करने को बोलूं तो पहले आप ही गेस कर लीजिए। एक है आपके मैग्नस कार्लसन ऑन माय लेफ्ट साइड और राइट साइड है नियमन। तो नियमन इज अ यंग प्लेयर, टीनेज प्लेयर फ्रॉम अमेरिका, जो रेबेलियस है, अपने आप में कॉन्फिडेंट है, दमदार है, मॉडर्न है, और स्ट्रगल्स करके सही गलत तरीके से बाई हुक और क्रूक ऊपर पहुंचे हैं। और नैमन जो है कार्लस मेरा कहने का मतलब है मैग्नस कार्लसन, ही इज अ वर्ल्ड नंबर वन इन चेस। तो रिसेंटली नैमन ने जब उनको किसी गेम में हरा दिया तो चीटिंग की बात उठी, और नैमन ने स्वीकार भी किया दैट इन माय पास्ट आई हैव डन चीटिंग बट नाउ मोर आई डू इट। तो ये क्या हो गया कि चेस जैसे गेम में, जो कि बहुत ही पीसफुल गेम माना जाता है, वैसे ऑब्वियसली इट इज पीसफुली वायलेंट, आपको गेम खेलना है, तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड टॉक्ड अबाउट। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक। एथिक्स में आप कोट भी कर सकते हैं, यहाँ कॉमर्शलाइजेशन का भी एंगल है, यह हेजिमोनी की बात भी है कि जो टॉपर है, जो नंबर वन है, वो नहीं चाहता किसी भी कॉस्ट पे कोई और नंबर वन तक पहुंचे। और जिस तेजी के साथ हैंस नियमन ने अपने आप को ऊपर उठाया है, गरीबी की जिंदगी जीते हुए भी, रिजेक्शन को फेल करते हुए भी, सब कुछ होने के बावजूद भी हार्वर्ड में उनको एडमिशन नहीं मिला, स्कॉलरशिप भी ले ली, दिन में मेहनत भी कर ली, अकेले भी रह लिया, तो उनने कहा था नो वन केयर्स अबाउट हार्वर्ड, यूर स्कूल इज जस्ट ए वॉल स्ट्रीट फैक्ट्री। सोचिए परिवर्तन का आगाज, आवाज सुनिए कि जो उनका कहने का अर्थ है कि कौन केयर करता है, इसकी कोई केयर नहीं करता। तो ये ऑब्सेसिवली ड्रिवन बॉय जो इतने रिजेक्शंस के बावजूद भी आगे बढ़ने को आतुर है और बढ़ ही रहा है। बिकॉज व्हाट ही सेज, लेट मी एंड बाई सेइंग दैट अगर मैं टॉप 10 में चेस में नहीं आया तो मैं चेस में फेल हो जाऊंगा, और अगर मैं चेस में फेल हो गया तो मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा, और मैं फेल होने नहीं दूंगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन ऑल्सो मोटिवेट आवरसेल्व्स। सो ये चेस की बात है कि चेस में क्या चीटिंग कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चीटिंग भी पॉसिबल है। मूविंग फर्दर एंड फॉरवर्ड, taking up some other important areas, we want to see पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसा आया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड द मेंस पर्सपेक्टिव। आपको जैसा मैंने पहले कहा कि चीज़ों को आपको समझते जाना है, अपने पॉइंट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आगे बढ़ना है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का रिप्लेसमेंट नहीं है न्यूज़पेपर, पर डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है न्यूज़पेपर, ये हमें सोचने की बात है। जैसे अब इंडिया की पहली इंडिया की मतलब अगर हम बात करें गुजरात में, तो इंडिया की पहली 3.3 मेगावाट विंड टर्बाइन कहाँ आ रही है? गुजरात में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सोलर मतलब विंड एनर्जी की बात है। देखिए सामने फोटोग्राफ देखिए आप कि कैसे होता है विंड एनर्जी। दूसरा एग्जांपल अगर आपको दिया जाए तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अगर आप कहते हो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है भाई भारत का, तो बस्तर, बस्तर हब है कल्चर और ट्रेडिशन का। सबसे पहली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है बस्तर की, बिसॉन हॉर्न मारिया ट्राइब, जो कि गौंड कम्युनिटी का पार्ट है, और वो इंडिजिनस कम्युनिटी है अपने आप में, और डिस्टिंक्टिव हेड ड्रेस पहनते हैं वो, और हॉर्न होते हैं उसमें, बिसन बिसन यानी जंगली भैंसे के, और वो हिंदू और एनिमिस्टिक रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। अबुझ मारिया, भत्रा, हलबा, धुरवा, ये सारे ट्राइब्स के नाम है, पीटी में ये नाम आ सकते हैं। बस्तर दशहरा वर्ल्ड फेमस है, और दंतेश्वरी माई जो प्रेजाइडिंग डीटी हैं, दंतेश्वरी माई, उस उनके उसमें उनको आ, माना जाता है और किया जाता है। ऐसे ही आप देखिए एक पिक्चर है यहाँ पर फागुन मंडल का, दंतेश्वरी देवी के मंदिर का एक सीन दिखाया गया है। ये देखिए बस्तर का दशहरा, जगदलपुर का, दैट आई कैन शो यू। और नीचे है आपके मांझिनगढ़ केशकल, जस्ट हैव ए लुक, मांझिनगढ़ केशकल। सिमिलरली क्यूएमारी वाटरफॉल कोंडा गांव में है, पीटी क्वेश्चन अगेन, क्यूएमारी वाटरफॉल
डांगरी फॉल्स एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, डांगरी फॉल्स 3 किलोमीटर लंबा जंगल ट्रैक करके आप इस वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। 300 फीट हाई वाटरफॉल है जशपुर में, जशपुर। रानी दाह वाटरफॉल मैंने जैसे बताया वो भी एक इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव बलोदा बाजार भाटापारा, ये एक नेचुरल कम एंटरटेनमेंट प्लेस है। सिमिलरली गौरेला पांड्रा मरवाही, ये भी एक साइट है। तो ये हमें पता होने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक इन एटलस along with the states। राम वन गमन पथ, तो ये देखिए बना दिया इन्होंने ऐसा ये। सो दिस गिव्स एन आइडिया कि टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, टूरिज्म कैसे बढ़ना चाहिए। कोंडा गांव, तातामारी, ये देखिए ऊपर तातामारी का। एंड बतीसा टेम्पल बरसूर, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मामा भांजा टेम्पल भी है बरसूर में। तो टी प्लांटेशंस भी हैं छत्तीसगढ़ में, टी प्लांटेशंस। सो स्टेट कैन बी आस्क्ड, आपसे बोला जाएगा छत्तीसगढ़ टी प्लांटेशन, आप सोचोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। So sometimes our little bit of hard work can really help us। मधेश्वर पर्वत जशपुर। तो कई बार स्मार्ट मेहनत हमें आगे लेके जाती है रादर देन मेयरली हार्ड वर्क। स्मार्ट मेहनत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पॉपुलेशन के एंगल से डेटा की बात करते हैं जो हमें थोड़ा सा हमें हेल्प करेगी। जनरल फर्टिलिटी रेट इंडिया में 20% कम हुई है एक डिकेड में। क्या होती है जनरल फर्टिलिटी रेट? measure of fertility being defined as the number of live births per 1000 women in the reproductive group of 15 से 15 to 49 years। अर्बन की है 53.7, रूरल की है 73.7, तो डाउन हुई है पहले से। अब हम बात करते हैं भाई टोटल फर्टिलिटी रेट, वो उसका मतलब है बर्थ पर वुमेन। टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए 2020 में 2 तक पहुंच गया है, 1971 में 5.2 था। टोटल फर्टिलिटी रेट अर्बन और रूरल के देखो तो रूरल भी कोई बहुत पीछे नहीं है, रूरल जबकि कम है 1.6 और अर्बन है 2.2। तो ये हमारे समझने वाली बात है, इससे आपके आंसर और थॉट्स डिराइव होने चाहिए। डिफरेंस क्या हुआ? जीएफआईआर ऑफ द इलिटरेट एंड लिटरेट वुमेन, लिटरेट वुमेन के लोअर जीएफआईआर है नेशनल लेवल के ऊपर, ये आप एक फर्क डाल सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन से जनरल फर्टिलिटी रेट और इन पर भी बहुत डायरेक्ट फर्क पड़ता है। ये अगर आप आंसर में लिखते हैं देन डेफिनेटली आपको पता रहता है कि वैल्यू क्या है, सिस्टम की वैल्यू क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूशनल आइडियाज की। इंडिया का जो एवरेज जनरल फर्टिलिटी रेट था वो 86.1 था फ्रॉम 2008 टू 2010। अब वो 2018-20 में 68 तक आ गया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। इंक्रीज एज इन मैरिज, लिटरेसी इंप्रूव हो गई, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मिल गए, ये कुछ की फैक्टर्स हैं। इससे हमें पता लगता है कि इन चीजों का आगे बढ़ना कितना जरूरी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने पहले ही चर्चा की थी सेमीकंडक्टर प्लांट की जब बात हुई थी। लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं इतना कि वो जो स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दे रही है, वेदांत फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर के लिए जो दे रही है, क्या वो वाकई हमें फायदा देगा? तो हम इस पे एक टेक लेते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के भी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज ऑल्सो भी। तो पीएलआई हमने बोला, तो पीएलआई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। उसके बाद जो है उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे लोअर इंपोर्ट टैरिफ होंगे और आपका जो है अगर ऐसा होगा तो आपका इंडियन इंडियन कंज्यूमर के लिए प्राइस कम दे आएगा, प्राइस इंडिया के लिए कम होता जाएगा। तो पॉलिसी मेकिंग डोमेन के अंदर अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप उसका एग्जाम्पल देके बात बता रहे हैं कि पीएलआई क्यों होने चाहिए। पहली बात तो डोमेस्टिक टैरिफ, यानी हमारे हमारे डोमेस्टिक टैरिफ जो है वो इकोनॉमीज जो है जनरली कैसे पैसा कमाती हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी की, या वैसे भी तो इंसेंटिव करती हैं एक्सपोर्ट्स को। आप टैक्स हॉलिडे दे देते हो कि ले भाई तेरे को इतनी छूट दी और तू जितना माल भेजना है भेजो। उससे आपको क्या मिला? उससे आपको मिला फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन एक्सचेंज आपको किस चीज के लिए मिला? आपने हाइड्रोकार्बन है, कैपिटल गुड है, ठीक है जी। अब इंडिया के केस में अगर एक और एग्जांपल है, जैसे अर्गो है, आईफोन है, लग्जरी प्रोडक्ट है, वो भी तो आते हैं, वो भी तो आते हैं, और कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी से उनका इतना लेना देना नहीं है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है 30 साल के रिफॉर्म के बावजूद जो जीडीपी की प्रपोर्शन है वो बढ़ नहीं पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर लॉज, उसके बाद लैंड एक्विजिशन लॉ, लो एचडीआई। तो अब ये पता ही है हमें यार, ये सब तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी इज डाउन परहैप्स 20 to 30% लोअर देन द रेस्ट ऑफ द एशिया। वो बढ़नी चाहिए। दूसरा, वी मस्ट बार्गेन लार्ज कॉरपोरेशन। चाइना तो बार्गेन बहुत देता है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है हमारी, तो उसे और बार्गेन देना चाहिए, सो दैट लार्ज स्केल कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप हो। दूसरा, पॉवर्टी एलिमिनेट इंडिया से हो रही है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगा जब एजुकेशन और हेल्थ केयर में। लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अगर आप करते हो तो उससे जो है डायरेक्ट अटैक होता है किसी भी प्रॉब्लम पे। तो पीएलआई जो स्कीम है वो डायरेक्ट अटैक कर रही है। क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं? 10,000 करोड़ और इतना हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिस्कल इंटरवेंशन एक शब्द आया यहाँ पर। फिस्कल इंटरवेंशन, क्या पैसे से इंटरवीन कर रहे हो ना आप? तो यानी कि अगर 14 यानी 14 पीएलआई प्रोग्राम्स हैं, कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है, जो 5 साल में खर्च किए जाएंगे वो हमारे बजट के 1.5% है, यानी 0.2% ऑफ द जीडीपी। कोई स्मॉल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम माइलस्टोन अचीव करते गए, एक एक माइलस्टोन हम अचीव करते गए, तो हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, और धीरे धीरे पीएलआई की सब्सिडीज जो है हम कम करते चले जाएंगे। लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल लेते हो आप वेदांत फॉक्सकॉन का, तो स्पॉन्सर्स ऑलरेडी 20 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम ये देखेंगे कि हमने 5 साल में 10 मिलियन हमने जो है मिला उसको, तो अगर इन द लॉन्गर रन जो सीईओ है कंपनी का, वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल को चलाना चाहेगा जिस बिजनेस मॉडल के अंदर जो है वो जितना लगा रहा है उससे ज्यादा वो निकाल सके, लार्ज इकोसिस्टम बना सके, उसका अपना मोमेंटम हो। जैसे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री, उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर इशू होने के बावजूद भी उसने वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बन गई है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हम बार्गेन तो दे रहे हैं, लेकिन बार्गेन हमें ऐसे देना है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस हो, मोनेटाइज करें उसको हम, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करें, इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएं। तो पोस्ट कोविड में इंडिया को मेजर मौका मिल रहा है, क्योंकि इंडिया ऐसी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे सेमीकंडक्टर है, फार्मास्यूटिकल है। जैसे यूएस ने अभी रिसेंटली 53 बिलियन सेमीकंडक्टर रिसर्च में पैसा देने की बात की, यानी 5 गुना इंडिया से ज्यादा। अब इंडिया का टोटल आउटले से भी ज्यादा एक तरीके से वो, बट स्टिल इंडिया स्टार्ट तो कर चुका है। इंडिया ने एक नया एक्सपेरिमेंट तो शुरू किया, तो रादर देन सीइंग कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। सो आई हैव शोन यू एन अप्रोच। ये जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, ये जनरल स्टडीज पेपर 3 में अगर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है जो कि आपको चैलेंजेस की बात करता है, तो आपको उस तरीके से उसको देखना होगा। दैट इज गोइंग टू हेल्प वेरी मच। लेट्स सी द हिंदू न्यूज़पेपर में कि क्या प्रीलिम्स और मेंस के एंगल से आज हमें दिखाई देता है, जिसको आप नोट्स भी बना सकते हैं या जिसको आप समझ सकते हैं। आप खुद से समझेंगे, रीड करेंगे तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू द राइट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जीनोसाइड्स हुए हैं बहुत बार, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत बार डेमोक्रेसी से वापस डिक्टेटरशिप में चली गई हैं। तो टायरनी को, एथिक्स की अगर हम बात करें, हमेशा अपोज करना चाहिए, टायरनी को हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। इसीलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में वर्क करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रास रूट इश्यूज को उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि लोगों में फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन और हैप्पीनेस बढ़े। सुपरस्टिशन को रिजेक्ट करना चाहिए, और सभी के सभी जितने भी
आपके डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो हमने पहले के आर्टिकल्स में ही बात की, चाहे फिर वो आ, हिजाब की बात हो, चाहे फिर वो बात हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो, हमारे यहाँ सारी चीज़ें कोशिश है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में चलें और वो पॉजिटिव एंगल से उनका आइडिया निकाल पाए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप इस कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टू मेक थिंग्स एक्सेसिबल टू पब्लिक। चाहे फिर वो सोशल जस्टिस हो, चाहे फिर वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे फिर वो न्यूक्लियर वॉर की बात क्यों ना हो। So we believe and we promote, India as a country promote a positive idea. India as a country promote democratic ideas and means article ऐसा कहना चाहता है। Similarly, अगर मैं एक और आर्टिकल की बात करूं, जो हमें बात कर रहे हैं कि कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए। अभी मैंने 2-4 दिन पहले आपसे चर्चा की थी इन वन ऑफ माय प्रीवियस सीरीज कि भाई आखिर हिमाचल प्रदेश में है तो कौन सी रेंजेस में होंगे वो। तो धौलाधार रेंजेस में थे मिनिस्टर साहब, जब वहां गए धर्मशाला डिक्लेरेशन किया उन्होंने, धर्मशाला डिक्लेरेशन फॉर द टूरिज्म, यानी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। यानी इंडिया का रोल होना चाहिए ग्लोबल टूरिज्म में, इंडिया का रोल होना चाहिए टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाने में, इंडिया का गोल होना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने में। तो इंडिया इसीलिए कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी भी बनाने जा रही है। इंडिया जो है चाहता है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो बनाई, उस इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन गारंटी स्कीम से वो और टूरिज्म को प्रमोट करे। इसीलिए जो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है वो चाहती है कि सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री बल्कि टूरिज्म के जो सपोर्ट और फंक्शंस हैं और जो सब सेक्टर्स हैं उनको भी बढ़ाया जाए। गौतम गांधी से लेकर अंबेडकर से लेकर नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन की बात हो रही है, यानी कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन। ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कंट्री की अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को वो G20 और बाकी समिट्स के माध्यम से इट कैन ऑब्वियसली पोर्ट्रे इटसेल्फ एज अतिथि देवो भव कंट्री। All these would mean India will be hosting so many meetings, and then large many people will be coming to India. 35 cities have already been identified apart from Swachh Bharat Abhiyan that they will be visited by the foreigners. Ease of travel and also travel friendly movement is very very important. So by 2030 India is hope to grow by 7 to 9%, and tourism is a very very important factor in it, including 140 million jobs in tourism sector and $56 billion in foreign exchange. So this is very very important. ये सारे डेटा हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि हाउ वी कैन डेफिनेटली यूज देम फॉर एग्जामिनेशन बोथ इन द प्रीलिम्स एंड इन द मेंस एग्जामिनेशन। सिमिलरली आपके जो पहले के वीडियोस और पहले के जो आपने टॉपिक्स कवर किए हैं, प्लीज डू मेक ए नोट आउट देम सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू आर एबल टू पोर्ट्रे इन ए राइट मैनर। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स टाइम्स की, तो एक आर्टिकल जो यहाँ पर हमें डेफिनेटली मेंस एग्जामिनेशन की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है, मैं उसको उठाऊंगा, मैं उसकी चर्चा करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इसको लिखा भी किसने है, इसको लिखा है अरविंद पानागरिया सर ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं ये। सो क्वेश्चन इज दैट कि जो रुपी पे प्रेशर है, द प्रेशर ऑन द रुपी इज नॉट बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन एट होम बट इट इज बिकॉज ऑफ द यूएस रेट्स, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट बट वी आर जस्ट टेकिंग सम आइडियाज फ्रॉम हियर। So if we are going, let's see in the background what the article says. Article says that सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था इंडियन एक्सपोर्ट्स का, और इंडिया में इंपोर्ट भी नहीं होता था, और इंडिया जो है बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमने इकट्ठा कर लिया था, और जो है उसको हम कहते थे स्टर्लिंग बैलेंसेस। देन वी हैड फायर प्लान से जो हुआ ये कि भाई हमने मनी को क्रिएट किया, मनी क्रिएशन, हमने प्रिंट किया मनी को, हमने वैसे बढ़ाया एक्सपेंडिचर क्योंकि हमें करना था, इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गए, जो ट्रेडिंग पार्टनर थे उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो फिक्स होता था, हायर इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से इंडियन प्रोडक्ट जो है अनकॉम्पिटिटिव हो गए।
इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, प्रोडक्ट जो है अनकॉम्पिटिटिव हो गए, इंपोर्ट जो है अट्रैक्टिव हो गए। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंपोर्ट जो है आपके अट्रैक्टिव हो जाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दोगे, और एक्सपोर्ट आपके सफ़र करेंगे। तो इसीलिए इससे क्या बना, इससे बना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कैसे पूरा करोगे? अब डेफिसिट हो गया तो उसको करने के, बैलेंस करने के लिए आप स्टर्लिंग बैलेंसेस का यूज़ करोगे। ये बैलेंसेस जो हैं वो हमें काम आए, और इंडिया ने मशीनरी इंपोर्ट की, रॉ मटेरियल इंपोर्ट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जबकि कंज्यूमर गुड भी इंपोर्ट किए। लेकिन 1957-58 तक इंडिया का बैलेंस खत्म हो गया, और इंडिया को पहली बार क्या क्या फेस करना पड़ा? बीओपी क्राइसिस। इसके बाद इंडिया के पास दो ऑप्शन थे। वन, डिवैल्यू द रूपी, रूपी को डिवैल्यू करे और इंडियन इंडियन गुड्स को कॉम्पिटिटिव बना दे, और दूसरा, या फिर जो है इंपोर्ट को और स्ट्रिक्टली रोक दे। इंपोर्ट लाइसेंस तो था ही, तो डिवैल्यूएशन जो है उस समय ऐसा सोचा जाता था कि भाई अगर आप डिवैल्यू कर रहे हो अपनी करेंसी को, दैट मीन्स यू आर शोइंग योर इकोनॉमी इज फंडामेंटली वीक। सो इसीलिए स्ट्रिक्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग साथ में एक्सचेंज कंट्रोल, यही डिफॉल्ट चॉइस बन गया। और प्रॉब्लम रही लेकिन लाइसेंस परमिट इंपोर्ट के साथ, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है अपने आप को कंपेल करना पड़ा गवर्नमेंट को, कि बाद में उसने अपने रुपये को डिवैल्यू किया 1966 में। पर लेकिन जब तक किया तब तक तो गड़बड़ हो चुकी थी, क्योंकि हमारे बैक टू बैक ड्राउट्स आ गए थे, सूखा पड़ गया था चारों तरफ। तो करंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है बहुत डिफरेंट है 1950 से। लेकिन जो हमने अभी लेसन्स की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर जो था रुपए के ऊपर तब भी था, और प्रेशर रुपए पे आज भी है। तब भी कारण बाहर थे, आज भी कारण बाहर है। हाई इंटरेस्ट जब हिंदुस्तान देगा तो फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया में आ जाती है, जब लगता है कि नहीं देगा तो इंडिया से भाग जाती है। तो आरबीआई जो है उसके पास दो ऑप्शंस है, जैसा पहले भी था। पहले उसने स्टर्लिंग बैलेंस यूज किए थे 1950s में, आज वो फॉरेक्स रिजर्व यूज कर सकता है। इसीलिए जो है अट्रैक्टिव है प्राइवेट एजेंट्स के लिए कि भाई ठीक है, रुपये डेप्रिशिएट होता है। अगर आरबीआई स्ट्रेटजी यूज करती है तो क्या होगा? वही होगा, इंडिया के जो गुड्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे दूसरों के मुकाबले। 1950s की तरह एक्सपोर्ट सफर करेगा, फिर हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भागेंगे, और लास्ट में जो है फिर हमारे जब बैलेंसेस यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे, फिर फाइनली हमें जो है रेट फ्लक्चुएशन पे आना पड़ेगा स्टेबलाइज करने के लिए। तो आरबीआई ने जो है दोनों ऑप्शंस को जो है, दैट इज यूजिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो डिवैल्यूटिंग द करेंसी, दोनों को ऑप्शंस को मिला के यूज किया है। जबकि इट हैज मोर रिलेड अपॉन यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज, स्पेशली सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेन वॉर। कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व हमारे कम हुए, और इंडियन गुड्स का कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा कम हुआ, लेकिन औरों के मुकाबले ज्यादा कम नहीं हुआ है। सो आरबीआई अगर ये सोचेगा कि जो कारण है वो वॉर के कारण है, इसीलिए इंटरेस्ट हाइक्स हैं और प्रेशर है फाइनेंशियल कैपिटल्स पे इंडिया से आउटफ्लो करने का, और कुछ टाइम तक जाता रहेगा, देन वो अपने डिसीजंस को और अच्छे से ले सकता है। तो प्रेशर जो आज इंडिया की रुपये के ऊपर है वो हमारे ओरिजिन होम के कारण नहीं, क्योंकि होम में डोमेस्टिक कंजम्पशन है, होम में डिमांड एंड सप्लाई अपनी है, होम में जो है फूड इन्फ्लेशन की वजह से भी है। फूड इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिग रीजंस। हमने कल बात भी की थी सीपीआई बास्केट की, गो एंड गेट बैक, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या ऐसा है जिसके कारण से इन्फ्लेशन ज्यादा है और वो एकदम से कम नहीं हो सकता। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया अगर आप इस तरीके से देखते हैं, जो कि हमारे कोर्सेज में, कोर्सेज का कहने का मतलब है पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम्स में, इस तरीके से बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट करके उसको इस तरफ लेके जाया जाता है ताकि वो चीज़ों को समझ सके। कमिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, let's take a very an article which is very important for both prelims and the mains examination. छत्तीसगढ़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. Let's see if there is something for the prelims and the mains exam. We will definitely take it. झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं. So पहले हम बात करते हैं 2 मिनट के अंदर कि जो नया डिजिटल ऑर्डर है. अब डिजिटल ऑर्डर क्या होता है कि भाई हर परिवार चाहता है, हर वो चाहता है कि उन्हें जो है मौका मिले, उन्हें जो है आगे बढ़ने का मौका मिले, वो समाज में कुछ करके दिखाएं,
और आगे बढ़ें। इसके लिए जो है जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल आया है वो कुछ ऐसा भी करे जिससे ट्रस्टफुल तरीके से लोगों के पर्सनल जो प्राइवेसी है, जो आई मीन से प्राइवेसी राइट्स, दे मस्ट ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड, और साथ साथ में R&D भी हो। एक्सपेंशन तो हो जाएगा, डेटा और पैक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन से जो है बहुत कुछ बदलेगा समाज में और दुनिया में। इंडिया की बात हो रही है, बट देन इट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग इन टू पिक्चर जो बेनिफिट्स हैं वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक जाएं, और स्पेक्ट्रम असाइनमेंट मेथोडोलॉजी, और उसके बाद जो है सबको बराबर का मिलना, और मोस्ट क्रूशली आप लिबरलाइज करें, ना कि चीज़ों को कंट्रोल करें। ये मतलब कि एक ह्यूमनिस्टिक एंगल से यदि बात कही जाए तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट। सेकेंडली, अभी हमने बात की थी कि आर्मीनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस बार ही पीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। सो हियर इज द पॉइंट दैट हम हम आर्मीनिया को क्यों डिफेंड करें, ऐसा लिखने के लिए जो है आर्मीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट उन्होंने अपने व्यू दिए कि इंडिया को ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अजरबैजान उनका कहना है कि मेजर ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च किया। इंडिया और आर्मीनिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर भी वहाँ जा चुके हैं। दोनों डेमोक्रेसी एंशियंट टाइम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, एंड the point is that both are having very deep relations in economics and otherwise also. Armenia Armenia, आप लोकेशन देखिएगा, प्लीज डू चेक आउट इन एटलस, उसकी लोकेशन क्या है। वो फुट होल्ड है यूरेशिया में जाने के लिए। यानी कि अगर मुझे पर्शिया या अगर मुझे मतलब पर्शियन गल्फ से अगर मुझे रशिया और यूरोप जाना है तो आर्मीनिया से जाना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया इज रेडी एंड आर्मीनिया इज रेडी टू थिंक अल्टरनेटिव चाइनीज मॉडल को लेने के लिए तैयार है। वो सेम साइड है, उनका कहना है कि हम सेम साइड हैं। अजरबैजान इज एन एलाई ऑफ पाकिस्तान, इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। अजरबैजान की कैपिटल अगर आपको पता है, बाकू, उसने हमेशा जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का साथ दिया है। तो आर्मीनिया इज दैट इज वाई आर्मीनिया इज सेइंग दैट वी आर प्रो इंडिया। हमें इंडिया से मदद चाहिए, बिकॉज आर्मीनियन साइड से तो हम पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान हम नहीं होने देते। जो टर्की, क्योंकि टर्की इज ऑल्सो नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। So that is why India must do everything along with the United States to make sure that Armenia is not suffering, and जो हो रहा है गलत उसकी वो आवाज उठा सके, क्योंकि इंडिया का रोल है नए ऑर्डर को रीस्ट्रक्चर करना, ऐसा इनका कहना है। In business standard, we have already covered couple of very important articles, but then बिजनेस स्टैंडर्ड की यदि हम बात करें, और अगर आपका पेशेंस और आपकी हिम्मत आपका साथ दे रही है तो विश्वास कीजिए पेपर भी निकलेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ 1 घंटा बैठ रहे हैं। पेपर में ऐसे आपको 3 घंटे मिनिमम बैठना है लगातार 6-7 दिन, और वो 2-3 साल से पहले तैयारी करके नहीं होता। सो ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू हियर इज दैट कि मून लाइट जो हमने बात की है, मून लाइट जिसका मतलब है हिंदी भाषा में, आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप दूसरी कंपनी के लिए चुपचाप काम करने लग जाएं प्रोजेक्ट लेकर, तो मून लाइट अमाउंट टू चीटिंग, ऐसा किसी ने कहा। लेकिन आज के समय में आप कैसे कहेंगे वो चीटिंग है? दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहता भाई मैं इतना काम तो कर ही रहा हूँ, अगर मैं कुछ और भी करूँ तो तुम्हें दिक्कत क्या है उसमें। तो जो अगर आप फ्रंटलाइन आईटी फर्म में काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर आपने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके बाद आप फ्री हो। आप अगर फुल टाइम एम्प्लॉय हो, सम मतलब लॉ इज अलाउइंग एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बिजनेस लीडर अगर ऐसा बिलीव करते हैं कि आप फुल टाइम किसी से किसी समय भी आप जो है पूरी कंपनी के ही पार्ट हैं, तो ऐसा करना गलत है। जस्ट कीप इन माइंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर से लेकर, और उसके बाद जो है कोविड के समय जिस जिस तरीके से खचाखच मारकाट हुई और जॉब्स और सैलरीज गई, उसके बाद ये डिबेट गलत भी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। So this is all we can say from today's discussion of
our newspaper, and also our different ideas. We are trying to create a holistic structure for success, and definitely you are welcome for any doubts and any kind of ideas. Thank you very much.